नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं 8वीं कक्षा का जो गणित है वो शुरू करने जा रहे हैं, जिसका पहला ही अध्याय है हमारे पास परिमेय संख्याएं। हम परिमेय संख्याओं को करेंगे। परिमेय संख्याएं अध्याय करने से पहले हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि परिमेय संख्याएं होती क्या है। सबसे पहले मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करता हूं। यहां पे आपको पता ही है कि बीच में जीरो होती है। इसका जो लेफ्ट साइड होता है माइनस के, यहां पे अंक आते हैं। जो राइट साइड होती है यहां पे अंक आते हैं प्लस के। ओके, इसके बीच में निशान होते हैं 1 2 3 4 5 और इस साइड हम लिखते हैं -1 -2 -3 -4। इस तरह हम लिखते जाते हैं -5। ओके, ये एक संख्या रेखा है जिसको नंबर लाइन भी कहते हैं अंग्रेजी में। अब परिमेय संख्याएं करने से पहले हम 2-3 संख्याओं के बारे में और जानेंगे जो आपको पहले ही पता है। सबसे पहली है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं, ओके। क्या आपको पता है कि प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं? प्राकृत संख्याएं मीन्स जो प्रकृति में हम चीजों को जब गिनते हैं तब यूज होती हैं। ठीक है, जब हम प्रकृति में से चीजों को गिनते हैं तो हम कैसे गिनते हैं कि कोई चीज 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे गिनते हैं ना। हमने कहा कि कोई चीज 0 है, ठीक है, किसी को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ये वाले जो सारे अंक हैं ये कौन से अंक हो गए? फिर प्राकृत संख्याएं। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 उस साइड ये बढ़ता चला जाएगा। ओके, ये वो संख्याएं हैं जो प्रकृति में से चीजों को गिनने के लिए यूज की जाती हैं। उसके बाद पूर्ण संख्याएं। जब इस जीरो को, उसके बाद जब जीरो की खोज हुई तो जब जीरो को इन संख्याओं के अंदर इंक्लूड किया गया, शामिल किया गया, तो ये सारी जो संख्याएं अब बनी मीन्स प्राकृत संख्याएं भी इसके अंदर हैं। इसको बोलते हैं नंबर 2 पे पूर्ण संख्याएं। क्लियर? ठीक है, जीरो को प्राकृत संख्याओं के जब हम अंदर शामिल कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है? पूर्ण संख्याएं। अब बचे नंबर ये -1 -2 -3 -4 -5 ये वाले नंबर बच गए। ठीक है, इसको हम अपने रूटीन लाइफ में, ठीक है, जब हम चीजों को गिनते हैं तो यूज नहीं करते। क्लियर है ना ये तो आपको। लेकिन जब हम किसी को लेने देने की बात करते हैं, प्लस माइनस करना होता है, तो हमारे पास -1 -2 -3 ऐसे आंसर भी आते हैं। तो इन संख्याओं को जब इन संख्याओं के अंदर शामिल कर लिया गया, पूर्ण संख्याओं के अंदर शामिल कर लिया गया, तो एक बड़ा सेट बन गया। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? पूर्णांक। क्लियर? सबसे जो छोटा वाला सेट था 1 से लेकर 2 3 4 5 6 7 8 बढ़ता चला जाएगा, ये प्राकृत संख्याएं। इनके अंदर जीरो को शामिल कर लिया, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं के भी अंदर माइनस वाली सभी संख्याओं को शामिल कर लिया, तो इसको बोलते हैं पूर्णांक। क्लियर? यहां तक तो आपको पहले भी क्लियर होना चाहिए था, क्योंकि अब हम जो ये परिमेय संख्याएं कर रहे हैं ये 8वीं कक्षा का टॉपिक है, तो 7वीं तक ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। उसके बाद आती है परिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्याएं कौन सी होगी? नंबर 4 पे परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं के अंदर वो संख्याएं भी शामिल हो जाती हैं जो इनके बिल्कुल अंदर होती हैं। मतलब ये जो जैसे 1 और 2 है,
एक को शामिल कर लिया, दो को कर लिया, तीन को किया, चार को किया, पांच को किया, हमने ऐसे शामिल किया है ना। तो बट इसके बीच में भी तो कुछ संख्याएं बच गई ना, जैसे एक और दो कि बिल्कुल बीच में कौन सी संख्या आनी चाहिए? ठीक है, एक और दो के बिल्कुल बीच में क्या आना चाहिए हमें? एक सही 1/2। ओके, मतलब एक पूरा एक आधा। तो संख्या कौन सी होगी? 2 एकम 2, 2 एक 3, 3/2 ये संख्या आ गई ना। तो इस तरह की संख्याएं जो इनके बीच में होती हैं, वो सभी संख्याओं को जब हम पूर्णांक के अंदर शामिल कर लेते हैं तो बोलती हैं परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं कौन सी होगी? कोई भी संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, कोई भी संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि जो नीचे वाला q है ये 0 नहीं होना चाहिए। तो ये कौन सी संख्याएं हो जाएंगी? परिमेय संख्याएं। ठीक है, मतलब इसके अंदर हमने ये 3/2, 4/5 ऐसी संख्याओं को भी शामिल कर लिया। अब आप कहोगे कि जब सारी संख्याएं आपने बटे वाली ले ली तो ये 1 2 3 4 फिर इसके अंदर नहीं रहे। बेटा अगर हम ध्यान से देखें तो ये 3 भी इसके अंदर आ गया, -1 भी इसके अंदर आ गया, -2 भी इसके अंदर आ गया। कैसे? क्योंकि 3 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3/1 लिख सकते हैं ना। तो p/q के रूप में लिखा गया ना इसको। q जो है वो क्या है? 0 नहीं है यहां पे। क्लियर? तो परिमेय संख्याएं कौन सी हो गई? जिसमें प्राकृत भी आ गई, पूर्ण भी आ गई, पूर्णांक भी आ गए, और उनके बीच में से जो भिन्न आती है, जो इसको भिन्न बोलते हैं p/q वाली ऐसी संख्याओं को, इनको भी शामिल कर लिया तो ये परिमेय संख्याएं हो गई। इसकी जो डेफिनेशन बनती है, परिभाषा बनती है, वो ये है कि वो संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि नीचे वाला q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उनको बोलते हैं परिमेय संख्याएं। उसके बाद परिमेय संख्याओं की परिभाषा करने के बाद इसकी पहली एक्सरसाइज 1.1 है, उसमें हमारे पास संख्याओं से संबंधित 3 गुणधर्म आते हैं: साहचर्य, क्रम विनिमय और वितरकता। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, छोटी कक्षाओं में इन गुणधर्म को छोड़ देते हैं कि ये तो वैसे ही लिखा हुआ है गणित में। लेकिन बेटा अगर हम हायर मैथमेटिक्स की बात करते हैं, जैसे 9th 10th +1 +2, तो उन कक्षाओं में ये जो गुणधर्म हैं इनके ऊपर बहुत से प्रश्न आते हैं। अगर ये गुणधर्म आपको छोटी कक्षाओं में ही समझ लग जाएं तो बड़ी कक्षाओं में जाकर आपको किसी भी प्रकार की गणित में कोई दिक्कत नहीं आती। तो पहला जो गुणधर्म है वो है साहचर्य। साहचर्य गुणधर्म किसी भी संख्याओं के ऊपर इस बात की पुष्टि करता है कि वो संख्याएं, अगर हम 3 संख्याएं हैं, वो ऑपरेशन इसके अंदर ये जो गुना का निशान मैंने डाला है ये कोई भी हो सकता है, प्लस के ऊपर भी हो सकता है, विभाजन के ऊपर भी हो सकता है, ठीक है, माइनस घटा के ऊपर भी हो सकता है, ठीक है, और गुना के जोड़ के, मीन्स 4 तरह के ऑपरेशन होते हैं गणित में, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ओके, इन चारों के ऊपर साहचर्य किसी पे भी हो सकती है। जैसे यहां पे मैंने गुना के ऊपर लिखी हुई है। साहचर्य का मीनिंग क्या होता है, मैं सिर्फ आपको ये बात समझा रहा हूं। मीनिंग होता है कि अगर हमने 3 संख्याओं को a b c, कोई भी 3 संख्याएं हैं, ऐसे लिख ली और दूसरी साइड भी हमने ऐसे लिख दी a b c, उनके अंदर ये निशान है जो हमने डाला, ये इनमें से कोई भी हो सकता है। अगर इस निशान के लिए, गुना के निशान के लिए ये चीज सच है, मीन्स पहले इन 2 को गुना करो, उसके बाद तीसरी को गुना करो,
दूसरी साइड पहले इन दो को गुना करो, फिर उसको पहली से गुना करो। अगर ये चीज सच है तो हम कहेंगे कि जो संख्याओं की हम बात कर रहे हैं उनके ऊपर सहचार्य जो गुणधर्म है वो लागू होता है। क्लियर? इसी तरह कर्म विनिमय, हमें संख्याएं दी गई होंगी कोई भी, देखो इनमें प्रश्न कैसे होते हैं, हमें बताया गया होगा कि किन संख्याओं की बात कर रहे हैं और मीन एबीसी जो इसमें लिखा हुआ है वो कौन सी संख्याएं हैं, प्राकृत संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, ठीक है, पूर्णांक हैं या परिमेय संख्याएं हैं, वो हमें बताया जाएगा। उसके बाद इसके अंदर जो ये गुना का निशान है इनमें से कोई भी हो सकता है, ये भी बताया जाएगा। अगर कोई दो संख्याओं की गुना a और b की गुना फिर b और a की गुना के बराबर हो जाए तो हम कहेंगे कि कर्म विनिमय जो गुणधर्म है इन संख्याओं पे लागू होता है। अब वितरकता, इसका क्या मतलब है? जैसे हम वितरण नहीं करते इसी तरह है, a कोई संख्या है, इस साइड b प्लस c है, ठीक है, इसमें दो ऑपरेशन आते हैं, एक यहां पे एक यहां पे, दोनों ऑपरेशन कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, यहां पे माइनस भी हो सकता है। तो a को b के साथ गुना किया, फिर a को c के साथ गुना किया, अगर ये दोनों साइड बराबर आ जाती हैं तो हम कहेंगे कि इन पे वितरकता का गुणधर्म है जो वो लागू हो जाता है। अब हम कुछ इसकी एग्जाम्पल लेते हैं। आप कहोगे कि कोई भी निशान ले लो, ठीक है, या ये चीज तो हमेशा ही सच रहती है, कर्म विनिमय की बात करते हैं। मान लो हम इसको गुना के लिए देखते हैं, हमने ले ली प्राकृत संख्याएं, हम प्राकृत संख्याओं के ऊपर बात कर रहे हैं और कर्म विनिमय रूल की बात कर रहे हैं। ओके, हमने लिखना है कि ये चीज सच है कि नहीं है। अब कोई भी दो प्राकृत अंक ले लो, आप दोनों को गुना करो फिर उल्टा गुना करो, आप देखोगे कि हमेशा सच है। इसका मतलब प्राकृत संख्याओं के अंदर गुना के ऊपर कर्म विनिमय क्या है, लागू होता है रूल। ओके, अब माइनस के ऊपर देखते हैं, a माइनस बी फिर b माइनस ए। अब कोई भी दो प्राकृत संख्याएं लेके देखो, ठीक है, हमने ले ली संख्याएं 4 और 5, a का मान 4, b का मान हमारे पास है 5। a का मान हमने 4 लिया, b का मान हमने 5 लिया। अब इसको यहां पे अप्लाई करके देखो, a माइनस बी मतलब 4 माइनस 5, फिर b माइनस a मतलब 5 माइनस 4। अब a में से b, 4 में से 5 गए माइनस 1 होता है, 5 में से 4 गए 1 होता है। इसका मतलब ये दोनों साइड बराबर नहीं है ना प्राकृत संख्याओं के लिए, इसका मतलब ये गुणधर्म इस पे अप्लाई नहीं होता। क्लियर? फिर विभाजन की बात करते हैं, a डिवाइड b, b डिवाइड a। क्लियर? कोई भी दो संख्याएं ले लो, 2 और 8 ले, a का मान 2 ले लिया, b का मान 8 ले लिया। अब 2 को 8 से भाग करके देखो तो 1/4 आएगा, 8 को 2 से भाग करो, ठीक है, 2 को 8 से भाग करो और 8 को 2 से भाग करो, यहां आंसर क्या आएगा 1/4। ओके, यहां आंसर क्या आएगा 4/1 मतलब 4। इसका मतलब विभाजन पर भी प्राकृत संख्याओं के अंदर कर्म विनिमय रूल अप्लाई नहीं हो सकता है। क्लियर? आपने ज्यादा इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। 8वीं कक्षा के बच्चे सिर्फ इस बात पर ध्यान दें कि अगर हमारे पास 3 संख्याएं लिखी हैं ABC, यहां पे ब्रैकेट पहले डाला हुआ है, यहां पे ब्रैकेट बाद में डाला हुआ है, तो इस रूल का नाम क्या है, सहचार्य गुणधर्म का नाम। क्लियर? कर्म विनिमय क्या होता है,
ए मल्टीप्लाई बी, जहां मल्टीप्लाई की जगह पे जहां पे कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, प्लस माइनस डिवाइड, तो ए मल्टीप्लाई बी, बी मल्टीप्लाई ए। अगर ये सच है तो क्रम विनिमय है। वितरकता क्या होती है, ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी इज इक्वल टू ए को पहले बी के साथ प्लस फिर ए को सी के साथ। क्लियर? आपको इसमें से अगर वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो छोटे प्रश्न आते हैं आपको उनमें भी पूछ सकता है, ठीक है। ऐसी उन्होंने कोई स्टेटमेंट्स दे दी, ठीक है, उन्होंने कहा कि इनमें से क्रम विनिमय कौन सी है, तो आपको क्लियर है कि क्रम विनिमय किन्हीं दो नंबरों पे लगती है, ठीक है, a मल्टीप्लाई बी, बी मल्टीप्लाई ए। ओके, आपको ये भी पूछ सकता है कि इनमें जो क्रम विनिमय है वो किस ऑपरेशन के तहत लगी हुई है, गुना के तहत। क्लियर? तो इस एक्सरसाइज में ये बातें हमें काम आएंगी। उसके बाद हम एक्सरसाइज करते हैं। अब हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 परिमेय संख्याओं की। पहला प्रश्न है इसका, -2/3 गुना 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/2 गुना 1/6। इसको हल करना है। अब यहां पे देखो, एक स्टेटमेंट तो ये होगी दोनों इकट्ठी, दूसरी ये वाली है, तीसरी ये वाली। ओके, इसमें देखो 3 से 3 हम कैंसिल आउट कर देते हैं। यहां पे भी देखो 3 और 6, 3 दूनी 6। क्लियर? अब इसमें हमारे पास क्या बचा, -2/5। ओके, इसमें क्या बचा, +5/2। इसमें क्या बचा हमारे पास, -1 बटा में 2 दूनी 4। अब ये हमारे पास परिमेय संख्याएं आ गई सभी p/q के रूप में, बताया था ना आपको। अब इसको हल करने के लिए, भिन्नों का योग करने के लिए हम 5, 2 और 4 इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालते हैं। 5, 2 और 4 का एलसीएम निकालते हैं लघुत्तम समवर्तक। क्लियर? तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, आपको पहले ही आता होगा। हम क्या करते हैं, यहां पे ये दोनों 2 के टेबल में आती हैं, तो 2, 5 ऐसे भी लिखते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। आगे किसी नंबर पे नहीं जाते, तो 2, 5, 10, 10 एकम 10, 10 दूनी 20। ओके, तो एलसीएम हमारे पास क्या आया, 2 गुना 5 गुना 1 गुना 2, 20 का एलसीएम आ गया। इसका एलसीएम हम जुबानी भी निकाल सकते हैं। जुबानी एलसीएम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे जो बड़ा नंबर होता है उसका पहाड़ा आप पढ़ना शुरू कर दो। 5 का पहाड़ा पढ़ना शुरू करते हैं, 5 एकम 5। ओके, अब देखो जो हमारे पास 5 आया वो 2 और 4 के टेबल में आता है, नहीं आता। फिर आ गया 5 दूनी 10, ठीक है। 10 बताओ, 2 के टेबल में तो आ गया लेकिन 4 के टेबल में नहीं आया। फिर 5 का टेबल पढ़ते हैं, 5 दिए 15, 15 2 के टेबल में नहीं आता, 4 में भी नहीं आता। फिर 5 चौका 20, ठीक है, तो 20 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, तो 20 क्या हो गया हमारा एलसीएम। अब मेरे को लगता है कि आप सीख गए होंगे कि आप किन्हीं भी 2, 3, 4 नंबरों का अगर आपने एलसीएम निकालना हो तो आप मूजवानी कैसे निकालोगे, बिना लिखे आप कैसे निकालोगे। ओके, सबसे बड़े नंबर का पहाड़ा पड़ गई, जब तक वो दूसरे दोनों नंबरों के पहाड़े के अंदर वो अंक नहीं आ जाता। अब 5 के टेबल पे 20, ठीक है, 5 चौका 20, 4 पे आता है। ओके, 2 के पहाड़े में 20, 10 पे आता है, 4 के पहाड़े में 20, 5 पे आता है। क्लियर? अब 4 दूनी 8 माइनस 8, इसको इससे गुना करते हैं, प्लस 10 5 50 माइनस 5 एकम 5। समझ लगी? इसको कैसे हल करेंगे? इसको आप समझो
कि आपने किसी दुकान के पैसे लेने हैं और देने हैं, हिसाब करना है उसके साथ। उसके कितने पैसे देने हैं हमने? 13 रुपए, क्योंकि दोनों माइनस के थे। लेने कितने उससे? 50 रुपए। बीच में 20 ऐसे आ जाएगा नीचे। क्लियर? अब हिसाब करेंगे इसका। फिर 13 देने हैं, 50 लेने हैं, तो क्या आएगा? 50 में से 13 गए, कितने आए? 37। ठीक है, 37 अब हम लेके आएंगे कि देके आएंगे? बताओ। 37 क्योंकि प्लस का बड़ा है, हमने लेने जाना है, इसलिए 37 प्लस का रहेगा। प्लस का निशान आप डालो या ना डालो, क्योंकि जब किसी नंबर के साथ कोई निशान नहीं लगा होता तो वो ऑटोमेटिकली प्लस का ही होता है। क्लियर पहला क्वेश्चन। इसके बाद हम इसका दूसरा प्रश्न करते हैं। अब इस दूसरे प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे देखते हैं। अब देखो, इसमें यहां पे भी 2/5 है, यहां पे भी 2/5 है। इसका मतलब इन दोनों जो इसकी वैल्यूज हैं, ठीक है, इन दोनों पे हम जो अपने गुणधर्म किए थे हमने, वो अप्लाई हो सकते हैं यहां पे। क्यों? देखते हैं। इसको दोनों को मैं इकट्ठा लिख लेता हूं पहले। 2/5 गुना -3/7 प्लस किया मैंने 1/14 गुना 2/5। ठीक है, यहां पे मैं इसको कट आउट नहीं कर रहा, ऐसे लिख रहा हूं। फिर -1/6 गुना 3/2। अब देखो, जब मैंने जो ये वैल्यूज दी हुई थी, जो एक्सप्रेशन दिया था, ठीक है, इसके इन चीजों को क्या किया मैंने? उल्टा पुल्टा लिख लिया, है ना। देखो, ये यहीं पड़ी थी, इसको मैं यहां पे ले आया, इसको मैं यहां पे ले गया। ठीक है, माइनस का निशान इसके साथ ही ले गया। अब बताओ, कोई गुणधर्म इसमें लागू हुआ या नहीं हुआ? हुआ है। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हमने गुणधर्म में किया था कि परिमेय संख्याएं हैं जो, ठीक है, अगर प्लस पे ही रहती हैं, ठीक है, सभी के अंदर प्लस का निशान है, इसको भी मैं प्लस मान के ही चल रहा हूं, क्योंकि मैंने यहां से उठा लिया, यहां पे माइनस को तो साफ ले गया। तो a प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ब्रैकेट पहले डालो या बाद में डालो, वो कौन सा था? वो था हमारा सहचर्य। लेकिन यहां पे जो हम अप्लाई कर रहे हैं, वो अप्लाई कर रहे हैं कर्म विनिमय। कर्म विनिमय क्या कहता है कि उनके कर्म को उल्टा पुल्टा कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने किया था ना कि a प्लस बी बराबर में b प्लस ए, क्योंकि अब हम प्लस पे काम करेंगे। कई बच्चों के मन में यहां पे एक डाउट क्रिएट हो जाएगा इस माइनस का। बेटा, जब मैं इस माइनस को साथ में उठा के ले जा रहा हूं उस साइड, तो इसका मतलब मैं इसके अंदर प्लस ही समझ रहा हूं। ओके, तो ये वाला गुणधर्म लागू हुआ है यहां पे, कर्म विनिमय। अब इन दोनों के अंदर 2/5 है, इसको मैं बाहर निकाल लेता हूं। यहां पे बचा -3/7 प्लस 1/14। यहां पे कौन सा गुणधर्म लागू है इन दोनों पे? वितरकता। जो थर्ड मैंने आपको बताया था कि इसको इसके साथ गुना करो, ये आ गया, इसको इसके साथ गुना करो, ये आ गया। क्लियर? तो मैं इकट्ठा भी कर सकता हूं। अगर मैं वितरकता से के साथ इसको अलग अलग कर सकता हूं, तो उसी की हेल्प के साथ इसको इकट्ठा भी कर सकता हूं। क्लियर? लास्ट में हमारे पास पड़ा है, इसको हम कट आउट कर देंगे। 3 दूनी 6 -1/4। इसको कट आउट मैंने नहीं किया था क्योंकि मेरे को 2/5 बाहर चाहिए था। दोबारा बताता हूं। पहले हमने गुणधर्म कौन सा लगाया? कर्म विनिमय। यहां पे आपने लिखना भी है कौन सा? कर्म विनिमय, ये गुणधर्म लगाया। यहां पे कौन सा लगाया? वितरकता।
ये वाला है। क्लियर? अब देखो 2/5 ऐसे रह गया, इन दोनों को हल करना है। 7 और 14 का एलसीएम क्या आएगा? अभी आपको बताया था मैंने कि आप मूंजवानी एलसीएम कैसे निकालोगे। 14 का पहाड़ा बड़ो बड़े वाला, 14 एकम 14 7 के पहाड़े में आ गया ना, तो 14 हमारा एलसीएम आ गया। 7 के पहाड़े में 14 कितने पे आता है? 2 पे। 14 के पहाड़े पे 14 1 पे, तो 2 3 6 -6 प्लस 1। क्लियर? वहां पे क्या बचा? -1/4। समझ लगा? अब क्या आया हमारे पास? 2/5 गुना -6 प्लस 1। ठीक है, -6 प्लस 1 कितना आएगा? -5, क्योंकि हमने 6 देने थे, 1 लेना था। ओके, -1/4 इस साइड ऐसे ही पड़ा है। 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या आया? यहां पे माइनस का एक निशान पड़ा है। 2 7 14, ऊपर बचा 1/7 -1/4, ये बच गया हमारे पास। क्लियर? अब इसको हम कैसे हल करेंगे? -1/7 -1/4 एलसीएम लेंगे। 7 और 4 दो ऐसे नंबर हैं, 7 और 4 जिनका कोई भी कॉमन पहाड़ा नहीं है, तो 28 हमारे पास एलसीएम आ गया। 7 के पहाड़े पे 28 4 पे, 4 के पहाड़े पे 28 7 पे, तो 4 एकम 4 -4, फिर माइनस लग गया, 7 एकम 7। अब देखो अगर हम हिसाब करते हैं यहाँ पे 7 4 भी देने 7 भी देने, तो 11 देने बटा में 28 हमारा आंसर आ गया। क्लियर? इसके बाद जो हमारा दूसरा प्रश्न है वो है जोज्य प्रतिलोम लिखें। मतलब हमारे पास यहाँ पे 5 प्रश्न दिए गए हैं एक्सरसाइज 1.1 के दूसरे प्रश्न में। इन सभी का हमने जोज्य प्रतिलोम लिखना है। सबसे पहली बात आती है कि जोज्य प्रतिलोम क्या होता है। जोज्य प्रतिलोम जैसे नाम से ही हमें स्पष्ट है कि अगर प्लस है, ठीक है, जोज्य मींस जोड़ का उल्टा माइनस कर दो, अगर माइनस है तो उसको प्लस कर दो। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं हम -3 है, -3 का जोज्य प्रतिलोम क्या आंसर आएगा? +3। ओके, -7/9 है, इसका जोज्य प्रतिलोम क्या आएगा? +7/9। मीन हमने उसको उल्टा करना है। अगर हमारे पास 7/9 हो तो इसका जोज्य प्रतिलोम क्या आएगा? ये पहले प्लस की पड़ी है ना, तो इसको हम लिखेंगे -7/9। कुछ स्टेटमेंट ऐसी भी होती हैं जिसमें -5/-4, यहां पे 2 माइनस की जो निशान है वो लगे हुए हैं। अब अगर हम सोचें माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके, तो ये प्लस का ही हो गया ना, ठीक है, इसका जोज्य प्रतिलोम क्या आएगा? फिर माइनस का, ठीक है, या फिर इसमें से कोई भी एक निशानी हटा दो आप, तो -5/4 इसका जोज्य प्रतिलोम आ गया। सिंपली आप ये समझो, अगर माइनस है तो उसको प्लस करना है, प्लस है तो उसको माइनस करना है। अगर 2 माइनस के निशान लगे हुए हैं तो एक को हटा दो, तो आपका जोज्य प्रतिलोम आ गया। तो इनके लिखते हैं हम, इनको हमने कैंसिल आउट नहीं करना कि 2 एकम 2 2 चौका 8, ऐसे नहीं करना। सिंपली इसका जोज्य प्रतिलोम क्या आएगा? -2/8। इसका आंसर ये आ जाएगा। -5/9 का +5/9। प्लस आप लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बताया था। उसके बाद 2 निशानी माइनस की है, तो इसका आंसर क्या आएगा? -6/5। चाहे निशानी ऊपर रख लो चाहे नीचे रख लो, कोई एक हटानी है। फिर इसका एक निशानी माइनस की थी, हटा दो, तो 2/9। प्लस डालना है डाल दो, नहीं डालना तो ना डालो, ठीक है। 19/-6 तो 19/6
6 इसका योज्य प्रतिलोम आ गया। क्लियर? इसका तीसरा प्रश्न है हमारे पास, सत्यापित करें कि माइनस ऑफ माइनस एक्स, मतलब अंदर माइनस एक्स लिखा हुआ है, उसके आगे फिर एक्स है, इसका जो मान आएगा वो एक्स ही आ जाएगा। मतलब क्या हुआ इसका, माइनस का कोई नंबर है, उसका अगर हम फिर माइनस उसके आगे लगा देते हैं, ठीक है, उल्टा कर देते हैं, जो जय प्रतिलोम कर देते हैं, तो वो नंबर दोबारा फिर वही आ जाता है। मीन्स पहले एक नंबर था x, उसका जो जय प्रतिलोम निकाला, माइनस लगा दिया, फिर जो आंसर आया उसका फिर जो जय प्रतिलोम निकाला, तो दोबारा फिर वही आ गया। ठीक है, वैसे तो ये ऑटोमेटिकली ही क्लियर है, लेकिन इसको फिर भी हमने अपनी कॉपी पर कैसे हल करना है ये देखते हैं। हल हमारे पास दिया क्या गया है, माइनस माइनस एक्स बराबर में एक्स, यही दिया गया है ना। इसके दोनों तरफ, ठीक है, आप x का मान 11/15 भर दो, क्या आंसर आएगा हमारे पास, माइनस 11/15 बराबर में 11/15। ओके, जब दो निशानी माइनस की इकट्ठी हो जाती है तो उसको हम क्या कर देते हैं, प्लस, तो क्या हो जाएगा इसका, प्लस 11/15, इस साइड भी 11/15, तो ये क्या हो गया, सत्य, क्या आ गया, सत्य। इसलिए जो ये दिया गया है वो सत्य है। दूसरा प्रश्न मेरे को लगता है बच्चे खुद ही कर लेंगे, बड़ा सिंपल है, बिल्कुल इसी तरह आपने इसको फॉलो करना है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखेंगे मेरी दूसरी वीडियो में।